करते हैं तो हमारे शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, और हार्मोन्स के बदलाव के कारण आपके मन मस्तिष्क, जैसे आपका शरीर के, जैसे हम लोग शरीर को समझते हैं कि बॉडी रूप में, फिजिकल प्रेजेंस के रूप में समझते हैं, लेकिन आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअल फॉर्म है आपका, और आपका जो मेंटल स्थिति है, उन सब पे असर करता है। बच्चे पेरेंट्स से कटते जाते हैं, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में दुनिया बढ़नी शुरू हो जाती है, और यही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि एजुकेशन में आप जैसे ग्रेजुएशन में, इंटर के बाद ग्रेजुएशन में आप जाने वाले होते हैं, तो उस टाइम होता है कि आपके लाइफ में वही डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ की जर्नी कहां तक जाएगी। लेकिन आप परिवार से कटने लगते हैं, क्योंकि आपके बॉडी में हार्मोनल चेंज होता है, जितने भी आपके दोस्त क्लोज ग्रुप होते हैं उनसे भी आप कटने लगते हैं। जेंडर लेवल पे, सेक्स लेवल पे भेदभाव बढ़ता जाता है, और इस चीज को हम समझ नहीं पाते हैं। खासतौर पे साउथ एशियन सोसाइटी और अफ्रीकन सोसाइटी और लैटिन अमेरिकन सोसाइटी, जिसको हम नॉर्थ वर्सेस साउथ बोलते हैं। नॉर्थ तो डेवलप है क्योंकि वहां पे एजुकेशन के साथ साथ हमें वहां पे थोड़ा उदारीपन है, खुलापन है। हम लोगों की सोसाइटी किसी न किसी मान्यता या सामाजिक कारणों के कारण इस चीज को बंदिश में बांध के रखा है कि किसी लड़का को लड़की से बात कर ली तो उसको एक अलग वे में लेता है, डिफरेंट धर्म और जो भी सामाजिक संरचनाएं हैं। इसीलिए आप लोगों ने भाषण प्रतियोगिता का जो टॉपिक था बहुत ही अच्छा था, इसमें बहुत अच्छा किया जा सकता है। और बोलने के लिए मानवाधिकार पे तो एक दिन में बोला जाए तभी कम है, क्योंकि ये जितने भी मानव है, क्योंकि दुनिया में सृष्टि की रचना में, जैसे हम लोग हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम मनुष्य को माना गया है। क्योंकि आपके पास दिमाग है, आप सोच सकते हैं, अच्छा बुरा में अंतर कर सकते हैं। आप जब कार्ल मार्क्स को पढ़े होंगे, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट भी शायद कभी न कभी कार्ल मार्क्स के बारे में आपको जानने को मौका मिला होगा, और आप खुद उस डिपार्टमेंट से हैं जिस डिपार्टमेंट में मनुष्य के साइकोलॉजी को समझने के लिए वो अध्ययन किए होंगे। मैं तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मैं कुछ इतना जानता हूँ कि आदमी को जो संपूर्ण विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए आपकी साइकोलॉजी समझना जरूरी होता है। इसलिए आप देखे होगा 2013 में भारतीय इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सिलेबस में आपको इथिक्स पेपर 4th जोड़ा गया। उसमें सत्यनिष्ठा, अभिव्यक्ति जो आपकी होती है, सिंपैथी क्या है, एम्पैथी क्या है, आपकी कर्तव्य क्या है, आपके देश के प्रति सत्यनिष्ठा को उनको जोड़ा गया। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी भविष्य में अफसर बने या जिंदगी के किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन वो जानना जरूरी है। उस किताब को जरूर खरीदिए और समझने की कोशिश करिए। आप खुद अपने आप को, जैसे इंडिया, भारत बांग्लादेश में, वेद में और बुद्धिज्म में आप यदि जाते हैं तो आपको जान के आशा हो, इतना काम हो चुका है, इतने शास्त्र पुराणों की रचना हो चुकी है, इतनी उपनिषद, खासतौर पर उपनिषद की रचना हो चुकी है, जो आपके बाहर नहीं देखना है, आपको अंदर देखना है। और जो बाहर तो वही है जो आप अंदर है, उसका रिफ्लेक्शन बाहर में। तो एक मानव है। और सर्वप्रथम हम इतना बोलना चाहेंगे कि जैसे अशोक जी थे, अशोक के टाइम में जैसे बोला जाता है कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने दुख को देखा कि एक सत्ता के लिए हमने लाखों लोगों को मार दिया और लहूलुहान हो गई धरती। उसके बाद क्या हुआ कि उसने बुद्धिज्म को अपनाया। खैर उसको भी कंट्रोवर्सी है, और उस टाइम के टेक्स्ट और जो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अभी भी चले, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी काम किया था कि बहुत जगह शिलालेख निर्माण हुआ था। उसमें बताया जाता है कि 84,000 शिलालेखों का मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जिसमें पिलर हैं, कहीं पे खंडराओं में, गुफाओं में पत्थर पे लिखे गए। उसमें बहुत ध्वस्त हो गया। आपके मन में आशा हो इतना इतना पिलर बना के क्या फायदा है? नहीं, उसमें उसने बताने की कोशिश की कि हो सकता है कि आने वाला जनरेशन अपने मन के मुताबिक चलना शुरू कर दे, हो सकता है सोशल ऑर्डर और कोई लॉ काम ना करे, तो कम से कम इस पिलर को पढ़ उसे समझ में आए। हम तो आज मानव अधिकार की बात कर रहे हैं। अशोक के टाइम में जो बुद्धिज्म से इंस्पायर होकर के उसने पशु के लिए अस्पताल और मानव के लिए अस्पताल, फ्री एजुकेशन। तो ये सब आपको अपना हिस्ट्री में झांकना होगा, क्योंकि हम जो बाहर वेस्टर्न में देखते हैं ना, उसका आपको कहीं ना कहीं जैसे अरस्तु को आप प्लेटो को पढ़ते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे इंडिया में काम हो चुका है। लेकिन हमने क्या किया कि कुछ ग्रुप्स, कुछ सिलेक्टेड लोगों ने उन्हें दबा करके रख दिया, और हम किस मानव अधिकार की, किस मूल से मानव अधिकार की बात करते हैं। यही देश है जो वेद की ऋचाओं में वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं। अशोक ने
जानवरों के लिए उनके अधिकार, उनके दर्द को समझने के लिए उसने हर जगह शिलालेख पे लिखवाया और उनकी पशु अस्पताल की व्यवस्था हुई। बुद्ध ने करुणा से पूरा दुनिया को जीत लिया और उसी देश में आज तक राइट के लिए आदिवासी को, महिला को, SC/ST को, विकलांग को लड़ना पड़ता है। ये कैसी विडंबना है कि जिस देश में उस महान शास्त्रों का निर्माण हुआ, हम आज बोल रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने के लिए अग्रसर है, आप बन जाइए विश्वगुरु, लेकिन किस हद पे, किस कष्ट पे, किस वैल्यू पे आप बनिएगा? आपने अपने 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को वंचित कर दिया, जमीन से वंचित कर दिया। उनको आप अपने पास बैठने तक के लिए परमिशन नहीं देते हैं और ये आज तक चलती आ रही है। इसीलिए आरक्षण का सपोर्ट अगेंस्ट उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। ये सोचने की बात है और हर इंसान को सोचना पड़ेगा कि मानव अधिकार की जो हम बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इंडियन वाङ्मय में इतना चीज लिखा गया। विवेकानंद को पढ़ के देखिए किस तरह से हिंदू धर्म की व्याख्या की है। तो वैदिक धर्म सच में पूरे जगत में वसुधैव कुटुंबकम और मानव प्रकृति के साथ तादाद बढ़ा करके, जिसपे हम आज देखते होइएगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है उसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी पे ज्यादा फोकस है। हाथी मिशन चल रहा है, सिर्फ हाथी के मिशन को लेकर, एलिफेंट को लेकर के 1972 में वहां से चल रही है कि वर्ल्ड लाइफ मतलब संरक्षण को लेकर के दुनिया में काम चल रहा है। यूनाइटेड नेशंस का खास तौर पे मानव के साथ प्रकृति को संरक्षित करने के लिए काम चल रहा है। तो आप लोग इसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और बाकी तो बहुत कुछ बोला गया है दुनिया लेवल पे। जैसे अभी रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, आप जैसे देखते होगा न्यूज में, आपको पता चलेगा कि हम यहाँ बैठे हुए, हम रशिया के साइड हैं या अमेरिका के साइड, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मनुष्य के अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि हम सत्ता के लिए एक मानव को लेकर, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सार्वभौमिक यूनिवर्सल, ये किसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया की बात नहीं है। चाहे वो तालिबान की जगती हो, अफगानिस्तान में हो, यमन में लोग भूखे मर रहे हैं, फूड क्राइसिस अफगानिस्तान में है, आंग सान सू की जेल में बंद है, म्यांमार में वहां पे सैनिक करता, हम किसी रूप में पड़े हुए हैं। लेकिन मानव अधिकार की जब बात तभी होगी और सार्थक तभी होगा जब हम इस परिप्रेक्ष्य में सोचे कि मानव का जो अधिकार है वो पूरी दुनिया लेवल पे, उनकी संवेदना, किसी को यदि दर्द होता है तो हमें भी वो फील होनी चाहिए, हमें करुणा मेरे अंदर होनी चाहिए। और इस लिहाज से यदि हम आगे चलते हैं, खासतौर पर एक चीज मैं 1 मिनट और बोलना चाहूंगा कि खासतौर पर भारत में महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, मानव अधिकार में सबसे ज्यादा किसी चीज पर सोचने की बात है तो महिलाओं की स्थिति पर सोचने की बात है। आप बाहर के में बात करते हैं महिलाओं के साथ, आपने दुनिया में जितने भी युद्ध हुआ है उसमें महिला सबसे ज्यादा उसमें प्रभावित होती है। कैसे? जब युद्ध शांति काल है तो घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उनको डबल काम करना पड़ रहा है, घर की काम करने के साथ जॉब का भी काम करना पड़ रहा है। दहेज आप देख रहे हैं अगल बगल, दहेज से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कुरीतियां समाज में है जो अभी भी बेटी पर थोपी जाती है। जिसको 4 बेटी है उन्हें समाज में सर उठा के जीने तक का भी ऐसा मालूम नहीं होता है। तो इस चीज पर सोचना पड़ेगा। लेकिन पीस के टाइम में ये स्थिति है, लेकिन वार के टाइम में क्या, जब दूसरे सैनिक किसी देश में इन्वेट करता है तो वहां उनके साथ रेप होता है, जघन्य। आप चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार का ले लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार का लीजिए, जितने भी युद्ध हुआ है, प्लस जिनके बच्चे मारे जाते हैं, आर्मी होती है, महिलाएं दुखी होती है, उनके पति का मौत होता है, महिलाएं दुखी होती है, विधवा होने के बाद उनके पास क्या क्या कुरीतियां पूरा दुनिया लेवल पर व्यापक रूप से फैला हुआ है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगले साल जो टॉपिक हो तो शायद इसमें महिला को रखा जाए और यही